कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो करके एक ओवरव्यू आपको दूंगा पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का। और इसकी अहमियत ये है कि बहुत अरसे से ये चहमगोइयाँ हो रही हैं, ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो गर्दिश कर रही है पाकिस्तान के मीडिया में, सियासी हलकों में। लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि इसके इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। वो गर्दिश जो चीज़ कर रही है वो ये है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से भी कलअदम करार दिया जा सकता है। और इस केस में इतना एक पोटेंशल है कि खुद इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ये थ्योरी तो बहुत देर से चल रही, कई महीनों से चल रही है कि एक वक्त आएगा कि इस केस को यूज़ किया जाएगा। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6-7 साल से इस केस को लटका के रखा हुआ है और कोई वजह ही है कि इसका फैसला जो है वो नहीं हो सका। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो चहमगोइयाँ हैं, जो थ्योरीज़ हैं, वो बढ़ गई हैं। और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने केस प्रेजेंट हुआ, जहां तहरीक इंसाफ पिटिशनर थी, बाबर जो इसे कहते हैं अकबर एस बाबर हैं, उनके ख़िलाफ़ जहां कुछ अपनी एक पिटिशन लेके गई थी। और उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने, ऑनरेबल जज साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने वहाँ पर फैसले में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द 30 दिनों के अंदर अंदर तमाम पार्टीज़ को सुन के जो है इसका फैसला करे। और अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने कोई फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड फंडिंग को इस्तेमाल किया है जिसका पाकिस्तान का आइन, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता, तो फिर इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी ना सिर्फ बल्कि इस सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि उसके चेयरमैन के लिए भी इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो सीरियस हो सकती हैं। और उसके अलावा अकबर एस बाबर साहब को जो तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की थी कि उन्हें इस केस से अलग किया जाए या उस केस का रिकॉर्ड जो है ईसीपी को रोका जाए कि अकबर एस बाबर को ना दे, वो रिकॉर्ड नहीं जो अकबर एस बाबर खुद लेकर आए हैं, बल्कि वो रिकॉर्ड जो पीटीआई ने खुद से जमा कराया है, अपने बैंकिंग रिकॉर्ड, अपनी डोनेशंस की फंडिंग का जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराया, जिसमें पता नहीं 40,000 या उससे भी बहुत ज़्यादा जो लोगों के इंडिविजुअल लोगों का डेटा है, वो तहरीक इंसाफ की जो रिक्वेस्ट थी उसे अदालत ने रद्द कर दिया है। जो चूँकि डिसीजन को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये भी फंडामेंटली बहुत अजीब चीज़ है। बिकॉज एक पार्टी की जो फंडिंग है उसकी डिटेल ईसीपी के पास हो, स्टेट बैंक के पास हो, बैंकिंग के पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसे अकबर एस बाबर जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ शदीद जज्बात रखते हैं, क्योंकि हमेशा जब लोग कभी किसी के पहले दोस्त होते हैं, करीब होते हैं, व्हेन दे फॉल अपार्ट, तो फिर वो शदीद दुश्मन बन जाते हैं। और अकबर एस बाबर की यही सूरत हाल है। और फिर उसके बाद तो यह है कि 2013 के बाद अकबर एस बाबर साहब को कल्टिवेट कर लिया, उनके साथ एक बेहतर रवाबित इस्टेब्लिश कर लिए PMLN ने, और फिर PMLN ने उनको अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया। तो बात तो बड़ी मुनासिब थी कि उनको ये डेटा रिकॉर्ड ना दिया जाता। लेकिन जब कोर्ट ने यह फैसला किया तो उसके बाद एक बड़ी इंटेंसिफाइड स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि यहाँ पर एक प्लान जो है वो लगता है कि कैसे इस केस को इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास करके ये जो वर्डिंग्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन का जो पैराग्राफ है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूँ इस चीज़ को। अब मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से ज़ाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मैं ये समझता हूँ कि एक है ना कि आपने सुना होगा कि तारीख राहों में मारे गए। कोई भी प्लान, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी साजिश, कोई भी मंसूबा उस वक्त कामयाब होता है जब बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता। अगर वो जो किसी प्लान के कोई अगर विक्टिम हो, और इस केस में मैं समझता हूँ कि एक विक्टिम कोई खाली इमरान खान और तहरीक इंसाफ नहीं है, इसके पोटेंशियल विक्टिम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, आप सब लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों को इस केस के फंडामेंटल्स का, इसके बेसिक्स का पता होगा, जितनी इसके हवाले से अवेयरनेस होगी, आगाही होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, सोच समझ होगी, उतना ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन की है वो कम से कम यहाँ पे रह जाती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद एक ब्रॉड ओवरव्यू देने का है ताकि आप लोगों के दरमियान में एक इंटरेस्ट पैदा हो सके, आप खुद इसके बारे में देखें, सोचें, समझें, डिबेट करें, क्वेश्चन रेज़ करें। अगर मेरे सामने क्वेश्चन रेज़ करेंगे तो मैं इसी वीडियो के नीचे उनके जवाब देने की भी आपको कोशिश करूँगा। अच्छा, अब पॉइंट मेरा पहला ये है कि जब आप पाकिस्तान के, और ये फॉरेन फंडिंग केस, PTI फॉरेन फंडिंग केस, ये टर्म, ये इस्तेलाह आपने सैकड़ों दफ़ा सुनी है टेलीविज़न के न्यूज़ बुलेटिन्स में, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के अंदर, अखबारों की रिपोर्ट्स, स्टोरीज़ और कॉलम्स में इसके हवाले से इदारिये भी लिखे गए हैं। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, अपोजिशन के रहनुमा बात करते हैं, PTI के लोग बात करते हैं, ECP की स्टेटमेंट्स आती हैं, अदालतों के फैसले कोर्ट होते हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं। मैं आसानी से कह सकता हूँ कि सैकड़ों दफ़ा ये मैटर रिपोर्ट हुआ है। लेकिन अलमिया ये है कि आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मामला है क्या। और यह सिर्फ आपकी सूरत हाल नहीं है,
अक्सर टेलीविज़न एंकर पर्सनस की, अक्सर मीडिया पर्सनस को भी नहीं पता। उसकी वजह है कि जो रिपोर्टिंग की जाती है पाकिस्तान के अखबारात में, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल में, वो बड़ी रिपोर्टिंग ऑफ द डे होती है। उसमें कोई ब्रॉडर पिक्चर नहीं होती, उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता। और पाकिस्तान के जो अंग्रेज़ी के अखबार, जो उर्दू के अखबारात के मुकाबले में निस्बतन बेहतर हैं, एंड डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म वन ऑफ द बेस्ट पेपर इज़ द डॉन, और बिजनेस रिकॉर्डर बहुत अच्छा पेपर है। लेकिन इन सारे अखबारों की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बड़ी इनकम्प्लीट होती हैं, बड़ी पैची होती हैं, उसमें कभी कोई बैकग्राउंड नहीं होता। अंग्रेज़ी भी बहुत ख़राब होती है। डॉन की और ट्रिब्यून की अंग्रेज़ी बेहतर है, बाकी अखबारों की अंग्रेज़ी और इंग्लिश की जो उनकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है और जो लैंग्वेज का यूज़ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसको अगर आप पढ़ें तो कुछ उस पर समझ नहीं आती। अच्छा, एक अखबार जो है दी न्यूज़, जो गालिबन पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन एंड परहैप्स रीडरशिप शायद सबसे बड़ा अखबार लोग कहते हैं है, चाहे डॉन से भी ज़्यादा उसकी रीडरशिप है कहा जाता है एटलीस्ट, लेकिन उसके हालात ये हैं कि उसके जितने भी जो न्यूज़ में काम कर रहे हैं, बहुत ही कम लोगों ने न्यूज़ में गुज़श्ता 20-30 साल में, जब से ये अखबार बना है, मेरा ख्याल है इसको 32 बरस हो गए, इन 32 बरस में शायद 32 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने इस अखबार में काम किया हो जो एक्चुअली अंग्रेज़ी बोल सकते हों, या अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने गिरदो नवा के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर इंग्लिश को एज ए लैंग्वा फ्रांका और एज ए लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स, ये कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी अखबार में ये लोग लिखते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि जो ये लोग दी न्यूज़ अखबार में जो डिस्पैचेस और स्टोरीज़ लिखी जाती हैं वो बहुत बुरी लिखी हुई होती हैं, और इतनी बुरी लिखी हुई होती हैं कि रिपोर्टर्स मुख्तलिफ जगहों से कागज़, डॉक्यूमेंट या नोटिंग करके लाते हैं और वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उसको लंप कर देते हैं एक स्टोरी के अंदर। और आप अगर न्यूज़ की स्टोरीज पढ़ें तो उसमें गलतियां, मतलब ढेर लगा होता है गलतियों का, और उसके अलावा उसकी कोई सेंस नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और सबसे ज़्यादा फॉरेन फंडिंग केस में, चूँकि फॉर ऑब्वियस रीजंस कि द न्यूज़ जंग और जियो ग्रुप चूँकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बाद खिलाफ है, तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टिंग की है वो न्यूज़ अखबार ने की है, और वो बहुत ही मतलब जो है मिसलीडिंग किस्म की, मिस इन्फॉर्मेटिव किस्म की, डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड किस्म की रिपोर्टिंग है, जिससे कोई चीज़ समझ नहीं आती। उसमें बार बार एदाद व शुमार लिखे हैं, लोगों के नाम लिखे हैं, कंपनियों के नाम लिखे हैं, कोर्ट्स के रेफरेंसेस लिखे हैं, सेक्शंस कोट किए हैं, लेकिन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो ये एक अलमिया है, ये एक ट्रेजेडी है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्रॉड पिक्चर आपके सामने है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रॉड पिक्चर के इस केस की ब्रॉड पिक्चर है क्या। अच्छा, जब ये जो सारी मिस इन्फॉर्मेशन की जाती है, पहले मैं एक और सेकेंड पॉइंट में कह दूँ कि ये केस इतना उलझा हुआ इसलिए है कि बहुत पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में, जब अकबर एस बाबर के केस लेकर आए हैं और उसके बाद ये केस पहुंचा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूं कि एक फ़ैसला कर लिया कि इसको लटकाना है। तहरीक इंसाफ ने भी इसको लटकाया हमारे खौफ के, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 2013 से 2018 तक, PMLN की गवर्नमेंट थी, अकबर एस बाबर को बहुत जल्दी PMLN की सपोर्ट हासिल हो गई, ये एक पॉलिटिकल केस बन गया, ये कोई प्रोफेशनल केस तो था नहीं। शुरू में तो लड़ाई थी अकबर एस बाबर वर्सेस इमरान खान, ईगो बैटल थी, क्योंकि वो भी कहते हैं कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो ज़ाहिर एक बेहतर स्टेटस, बेहतर ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते होंगे खान साहब से। खान साहब ने वो दिया नहीं। इस किस्म के नाराज़ लोग जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, जिनको कि इमरान खान साहब ने वन और द अदर रीज़न नाराज़ कर दिया। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद वो PMLN ने कैश कर लिया और एक नई कहानी शुरू हो गई। तो तहरीक इंसाफ ने इस खौफ से टाइम बाइंग की है कि पता नहीं हमारे खिलाफ क्या करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है इसको देख के, इसकी डिटेल को, कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर टाइम बाइंग नहीं की, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मुद्दा ये था कि इसको खोदो 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 खोदो, इसको लटकाओ लटकाओ, तलवार लटकाओ, कहो ये ले आओ, ये रिकॉर्ड लेके आओ, ये डिटेल लेके आओ, ये डाटा लेके आओ, ताकि चीज़ें उलझती चली जाएँ और कुछ ना कुछ इसमें से ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर कोई बड़ी चीज़ जो है वो बनाई जा सके। तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग देखते हैं, इस पर डिस्कशन देखते हैं, इस पर जो PMLN की या PPP की स्टेटमेंट्स, खास करके PMLN की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर PTI फॉरेन फंडिंग केस जो है ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सियासत के ख़िलाफ़ जो है ये कोई बहुत बड़ी बैरूनी साजिश है, जिसमें हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ की फ़ंडिंग है, हिंदुस्तानी हुकूमत की फ़ंडिंग है, या अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने फ़ंडिंग की हुई है, या यहूदी लॉबी ने फ़ंडिंग की हुई है, या ज़ायनिस्ट ने फ़ंडिंग की हुई है, या स्टेट डिपार्टमेंट ने फ़ंडिंग की हुई है, या इसराइल ने फ़ंडिंग की हुई है, या बरतानिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 है उसने फ़ंडिंग की हुई है, या किसी और ने साउथ अफ्रीका से फ़ंडिंग कर दी है, या पता नहीं किसने क्या कर दिया, या फिर यह है कि यहाँ पर कोई पैसे की बहुत खुर्द-बुर्द हो गई है। इमरान खान जो है उन्होंने फ़ंड्स को ऐसे घुमाया है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर इससे फ़ायदा उठा लिया, या इमरान खान के करीब जो 3-4 लोग हैं उन्होंने, उनके अकाउंट्स में पैसे चले गए। तो बेसिकली उसको एक बड़े स्कैंडलस और सेंसेशनल तरीके से पूरी चीज़ को आज तक प्रेजेंट किया गया है, और जिसकी वजह से आप सही समझ भी नहीं सकते कि असल इशू क्या है। अनदर पॉइंट, असल में इसका नाम होना ही नहीं चाहिए फॉरेन फंडिंग केस, बिकॉज जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉरेन फंडिंग, तो जो पाकिस्तानी जहन है उसके जहन में यही आता है कि यहाँ एक
बैरूनी साजिश है, बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसका या तो केस होना चाहिए था कैंपेन फंडिंग, पीटीआई कैंपेन फंडिंग केस और पीटीआई फंडिंग केस, या इसका होना चाहिए था प्रोहिबिटेड फंडिंग केस, जो इसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी तौर पर जो मानने की बात है कि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर चैप्टर 11 और सेक्शन 204 को डिफाइन किया गया या रीडिफाइन किया गया उसकी लैंग्वेज को, उस हिसाब से यकीनी तौर पे बाज प्रोहिबिटेड ममनुआ सोर्सेस की फंडिंग इस फंडिंग के अंदर आ गई है। एक सेकेंडली इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, बेकायदगियाँ हैं, इसमें गलतियाँ हुई हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए तहरीक इंसाफ ये कह रही है गुज़श्ता कई हफ्तों या महीनों से, अगर फवाद चौधरी को सुने या आप फ़ारूक हबीब साहब को सुने, कि जी खाली हमारी फंडिंग को ही क्यों देखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 2018 से कई दफ़ा पीटीआई ने दरखास्तें एप्लीकेशन डाली हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि आप इसे कहते हैं पीपीपी पीएमएलएन की फंडिंग को भी हमारे साथ देखें। यहाँ आर्गूमेंट ये होता है कि नहीं, हम तो अभी आपका केस देख रहे हैं, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जिस तरह से पीटीआई की फंडिंग के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, शगाफ हैं, डेफिसिट हैं, गलतियाँ हैं, इश्यूज़ हैं, इसी तरह के दर्जनों इश्यूज़ पीएमएलएन की कैंपेन फंडिंग के अंदर भी और पीएम और पीपीपी की फंडिंग में आपको नजर आएंगे। और बहुत से केसेस में हो सकता है कि वो इरेगुलरिटीज़ या लैक ऑफ रिकॉर्ड या एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड जो है वो उन दोनों बड़ी सियासी जमातों के केस में पीटीआई से कहीं ज़्यादा बढ़ के होगा। बिकॉज पीटीआई ने तो बहुत ही ऑर्गेनाइज ट्रांसपेरेंट तरीके से पहली पाकिस्तान की पार्टी है जिसने ये फैसला किया कि हम एक आम आदमी से, पाकिस्तान की जो डायस्पोरा ज़्यादा अमीर हैं पाकिस्तान के लोगों के मुकाबले में, तो हम जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के इंडिविजुअल लोगों से, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनसे हम फंड रेजिंग करेंगे। अब ये पार्टी, पहला सवाल जो आ जाता है जहन में, और उन्होंने वो फंड रेजिंग की और उन्होंने काउंटलेस थाउजेंड से ये फंड रेजिंग की। बाज़ जगहों पे लिखा है 4 लाख लोगों से फंड रेजिंग की, बाज़ जगहों पे ये है कि 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनसे फंडिंग की गई। बहरहाल बहुत ज़्यादा लोगों ने इंडिविजुअल इसमें फंडिंग जो है वो दी हुई है। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म की फंडिंग क्यों करती हैं? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली तौर पे अमेरिका से और यूरोप से आ रहा है, ख़ास करके अमेरिका से। अमेरिका में इसको कैंपेन फाइनेंसिंग कहते हैं और वहाँ पर इसके बारे में लॉज भी हैं, इसकी कन्वेंशंस भी है। मकसद इसका ये है कि लॉज ये कहते हैं कि किसी भी एक सोर्स से, खा वो माइक्रोसॉफ्ट हो, खा वो फेसबुक हो, वो अमेजोन हो, वो जनरल इलेक्ट्रिक हो, ये बैंक ऑफ अमेरिका हो, कभी भी कोई पार्टी, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट या कांग्रेशनल कैंडिडेट जो है वो एक अमाउंट से ज़्यादा पैसे किसी एक सोर्स से नहीं ले सकता। और उसकी तुक और उसकी लॉजिक ये है ताकि कोई सियासी जमात या पॉलिटिकल कैंडिडेट या पॉलिटिकल लीडर जो है किसी एक फाइनेंशियल सोर्स के ऊपर, किसी एक सपोर्टर के ऊपर एक हद से ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, ताकि फ्यूचर में जब वो पब्लिक ऑफिस के अंदर आता है और उसका रोल अदा करता है तो कोई बहुत पावरफुल सपोर्टर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो उसकी पब्लिक पॉलिसीज़ के ऊपर, जो नेशन के इंटरेस्ट में हो, उस पर असरअंदाज हो सके। तो ये बुनियादी बेसिकली कॉन्सेप्ट है और यूरोप में भी यही है, बरतानिया में भी यही है। अब और हिंदुस्तान में भी इसके हवाले से खासे कानून जो हैं वो बन चुके हैं। वहाँ पर भी कैंपेन फाइनेंसिंग, पार्टी फंडिंग अब एक इशू है जहाँ पार्टी के एक्टिव मेंबर्स जो हैं, जो कार्ड कैरिंग मेंबर्स हैं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग करती है और बहुत से उसके एक्टिव मेंबर्स हैं जो उसको फंडिंग देते हैं। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान में सियासी जमातों ने गुज़श्ता 30 बरस में अपनी फंडिंग किस तरह से की है? पाकिस्तान में तो कोई लोगों ने इंडिविजुअल पार्टी वर्कर्स के ज़रिए फंडिंग की ही नहीं है। यहाँ लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं और ना ही कार्ड कैरिंग मेंबर्स जो हैं पीटीआई से पहले पीएमएलएन के, पीपीपी के को बहुत ज़्यादा तादाद में या नंबर में रहे हैं। तो वो फंडिंग किस तरह से की गई है कि जब आपने पार्टी के टिकट्स देने हैं एमएनएस को, एमपीएस को और सेनेटर्स को, तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो पार्टी के चेयरमैन को पैसे देंगे बहुत ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल, और वो पैसे दिए गए हैं करोड़ों में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पैसे जो हैं वो कभी उन्होंने क्रॉस चेक्स के ज़रिए या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए दिए हैं। मेरा ख्याल है ये पैसे कैश में दिए गए हैं और ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि गुज़श्ता 30 बरस में पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जो टिकट बांटे हैं, एमएनएस के, एमपीएस के, सेनेटर्स के, ये डिफरेंट और पोजीशंस भी लोगों को दी गई हैं मुल्क के अंदर, उसके जो पैसे लिए गए हैं डोनेशंस में पार्टी में, वो पार्टी चेयरमैन ने किस तरह से लिए हैं, किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लिए हैं। लेकिन आगे इससे बढ़ें आप, जो बिजनेस ग्रुप्स के पैसे लिए गए हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस 30 बरस में, पाकिस्तान के जितने बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, मल्टीनेशनल्स को छोड़ के जो इस किस्म की फाइनेंसिंग करते ही नहीं है और टका जवाब दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो इंडिजिनस स्टेट हैं और बिजनेस ग्रुप्स हैं उनसे बेतहाशा पैसा लिया गया है। हर इलेक्शन से पहले
हर बल्दियाती इंतखाब से पहले, हर प्रोविंशियल इलेक्शन से पहले, नेशनल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की बिजनेस ग्रुप से बहुत सा पैसा लिया गया। वो पैसा कैसे लिया गया है? क्या वो पैसा चेक से लिया गया है, क्रॉस चेक से लिया गया है, बैंक ड्राफ्ट से लिया गया है, या वो पैसा ब्रीफ केस में भरे हुए कैश से लिया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो पीटीआई ने तो बुनियाद इस चीज़ की डाली है कि कॉमन आदमी से दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, यूरोप के तमाम ममालिक में, मशरक़ वस्ता से इंडिविजुअल लोगों को टिकट दिए गए हैं, उनको इनवॉइसेस दी गई हैं, उनके नाम रिकॉर्ड किए गए हैं, उनसे पैसे इकट्ठे किए गए हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे, और उसकी उनको सज़ा ये मिल रही है कि उनके ऊपर जो है वो ये केस बन गया। लेकिन इशू है क्या? हमने ये तो कह लिया कि कोई बैरूनी साजिश नहीं है। इशू क्या है इसमें? इरेगुलरिटीज़ क्या है? पहले हम अमेरिका पे देखते हैं। अमेरिका में इरेगुलरिटी बुनियादी तौर पर यह है कि अमेरिका में एक कानून है जिसे कहते हैं फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, फारा। 1934 का ये एक्ट है। और अमेरिका में आप जब भी कोई कैंपेन फाइनेंसिंग फंडिंग करते हैं किसी भी इंटरनेशनल एंटिटी के लिए, वो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो कोई कॉज हो सकता है एनवायरमेंटल, वो कोई पब्लिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो फ्लड डोनेशन के लिए हो सकती है, तो उसको आप फारा 1934 जो है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो उसको आप रजिस्टर करते हैं। सो मच हो कि अगर आप लॉबिस्ट हैं हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए, एक अमेरिकन सिटीजन भी है, तो उसको भी फारा के तहत अपने आप को अमेरिका में वो रजिस्टर करता है। पीटीआई ने 2 कम से कम कंपनीज को रजिस्टर किया अंडर द फारा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, क्योंकि जो फंडिंग रेज की लोगों से, उन फंडिंग को कलेक्ट किया इन 2 कंपनीज ने और उसको फिर पाकिस्तान उसको ट्रांसमिट किया। दूसरी तरफ यूके में, यूरोप में, बहुत से और जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पीटीआई ने बाकायदा डायरेक्टली, अमेरिका के अंदर डायरेक्टली पीटीआई ने खुद फंड कलेक्शन नहीं की। देयर इज़ नो पीटीआई यूएसए के अकाउंट से गालबन नहीं की गई। प्राइवेट कंपनीज को फारा के तहत रजिस्टर किया गया एजेंट के तौर पे। वो पीटीआई के एजेंट थे जिन्होंने फंड रेजिंग की। यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में और डिफरेंट जगहों के ऊपर पीटीआई ने खुद से पीटीआई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खड़ी की और उन्होंने ये फंड रेजिंग की। ठीक, इसमें जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो भी मामले और ऑब्जेक्शंस थे, वो अकबर एस बाबर साहब को पता थे जब उन्होंने ये केस 2014 में फाइल किया। तो अब इस केस के अंदर की और उनकी इन्फॉर्मेशन जो थी कि क्या पोटेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं और पीटीआई ने फंड रेजिंग किस तरह से की है, वो अकबर एस बाबर से पीएमएलएन तक पहुंची। और जब 2017 का इलेक्शन एक्ट बना है तो उसका जो चैप्टर 11 के अंदर सेक्शन 204 है जो इस फंडिंग को डील करता है, 2-4 उसकी खाली लाइनें हैं, उसके अल्फाज को भी अमेंड किया गया है। और अल्फाज को अमेंड और चेंज करते हुए ये चीज़ रखी गई है जहन में कि किस तरह से इन अल्फाज की जो नई टर्म है इसमें पीटीआई का केस जो है वो इफेक्ट इसमें हो सकता है। हालांकि पीटीआई की फंडिंग 2009-10 से शुरू हुई है। सो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं पहला जो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये चैप्टर 1 है उसका इलेक्शन एक्ट 2017 का। पेज 2 जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये चैप्टर 11 है विच रिलेट्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें 200 आप सेक्शन देखते हैं विच इज फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होंगी। फिर अब आपको इसका पेज 3 दिखाता हूँ अपने हाथ में, जो है सेक्शन 204, जो मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। सेक्शन 204 का 204/2 ये कहता है, 204 का 2 भी छोड़ दें, इसका 3 ये कहता है, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड directly or indirectly by any foreign source, including any foreign government, multinational or public or private company, firm, trade or professional association or individual shall be prohibited. फिर पैराग्राफ, इसका सब पैराग्राफ सबसेक्शन 4 क्या कहता है? Any contribution or donation which is prohibited under this act shall be confiscated in favor of the government in such manner as may be prescribed. मामला बड़ा सिंपल है। पहले हम ये देख लेते हैं इसका जो 204 का पैराग्राफ जो 3 है, सब पैरा 3 है, 204/3 जो है, इसके अंदर ये जो अल्फाज है ना, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, पहले नहीं थे। मुझे ये पता चला है कि पहले यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, इसमें यह था फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन वगैरह थे, लेकिन इसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनी नहीं था। ये अल्फाज इसलिए डाले गए हैं कि जब ये अल्फाज डाले हैं तो कानून बनाने वालों को ये पता था कि पीटीआई की फंडिंग के अंदर ऐसी बहुत सी अमेरिका के अंदर की उन पाकिस्तानी नजाद लोगों की फंडिंग है जिन्होंने 1500, 2000, 1800 या $1000 के चेक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में से दिए हैं। ये वो मल्टीनेशनल फेसबुक या जनरल इलेक्ट्रिक या बैंक की कंपनीज, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस नहीं हैं, बल्कि ये वो पाकिस्तानी अकाउंटेंट, डॉक्टर, क्लिनिशियन,
IT वाले हैं जिनकी छोटी छोटी कंपनीज हैं, जिसको आप सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, या जिसका सिंगल CEO या एक ही बंदा उसको रन करता है, छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने बजाय इसके कि अपने ज़ाती बैंक अकाउंट से पैसे देते, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में से ये चेक काटे। मैंने ये भी चेक किया है कि मैंने मालूम किया है कि ये चेक किस साइज़ के हैं जिन्होंने काटे हैं। ये $200 के भी हैं, $500 के भी हैं, $800-900 के भी हैं, 1000 के भी हैं, 1500 के। बड़े बड़े चेक है, क्योंकि बहुत बड़े चेक हैं तो वो 1800 का होगा, 2000 का होगा, लेकिन $2000 से ऊपर किसी ने कोई चेक वहाँ नहीं दिया। ये कोई इतना सीरियस और सेंसेशनल मामला नहीं है जितना पाकिस्तानी मीडिया की जो रिपोर्टिंग का तरीका है, अखबारात का और TV का, और जिस तरह से इनकम्प्लीट डिस्कशन होती है उसको बना दिया जाता है। बहरहाल वो अब ये जो फंडिंग है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अमेरिका में लोगों ने की है, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, वो इस सेक्शन की 204/3 की जद में ज़रूर आते हैं। तो ठीक है, आते हैं। अगर वो प्रोहिबिटेड है, आप समझते हैं प्रोहिबिटेड है, तो आप उसको 204/4 में उसको कॉन्फिस्केट कर लें। फिर मसला है क्या? मसला ये है कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, और ECB जो है वो कहती है ये रिकॉर्ड ले आएँ, फलां रिकॉर्ड ले आएँ, बैंकिंग डेटा हमसे शेयर करें। और उसमें से चूँकि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, इस पर इस तरह से डिबेट की गई है कि ताकि ये तासुर पैदा होता है कि यहाँ तो इसके बॉटम पे जब आप जाएंगे, इसकी तह में जाएंगे, तो आपको कोई बड़ी खौफनाक किस्म की हकीकतें मिलेंगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, और कोई बहुत बड़ी साजिश जो है यहाँ पे अनर्थ जो है वो होने वाली है। ये एक तरीका है इसको प्रेजेंट करने का। इसमें मज़ीद जो प्रॉब्लम्स मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैंने अमेरिका का आपको बता दिया, UK और यूरोप का है कि वहाँ पे चूँकि PTI ने कंपनीज बनाई थी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज PTI के नाम पे बनाई थी, वो भी अंडर दी टाइटल कंपनीज आ जाती हैं। अगर एक अदालत या ECP चाहे तो इस पूरी चीज़ को इग्नोर कर सकती है। अगर ECP इन दी एंड ये फैसला करती है कि ये प्रोहिबिटेड है, चूँकि ये कंपनियाँ बनाई गई थी, तो फिर उनको कॉन्फिस्केट भी कर सकती है। बाज़ इंस्टेंसेस में ऐसे, एक इंस्टेंस ऐसा है जो ग़ालिबन सबसे सीरियस बताया जाता है, जहाँ दुबई में एक क्रिकेट मैच करवाया गया। जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि पैसे कैसे ट्रांसफर करें, बिकॉज दुबई में कोई फाइनेंशियल तरीका नहीं था ये फंड रेजिंग या फाइनेंस कैंपेन फाइनेंसिंग करने का, उनके लॉज इजाज़त नहीं देते थे। तो क्रिकेट मैच करवाया, उसकी टिकटिंग के जो पैसे इकट्ठे करवाए, वो एक कंपनी बनाई, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसके थ्रू पैसे भेजे गए। अब जाहिर है वो भी एक केस बन गया कि ये पैसे जो हैं वो क्यों भेजे गए, ये कंपनी है। लेकिन हर जगह कोई ना कोई वजूहत थी। बाज़ जगहों पर यह हुआ कि इसी किस्म के लीगल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो PTI की फाइनेंस कमेटी थी, उसने 3-4 मेंबर्स को ये इजाज़त दी कि उनके अकाउंट्स में वो पैसे आ सकते हैं। ये सब प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के कानून में ये है कि टेक्निकल और प्रोसीजरल इश्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो ना कोई ना कभी नहीं समझे जाते, उनके ऊपर फैसले नहीं होते। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जो केसेस बने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के नतीजे में, करप्शन के बड़े सीरियस और बड़े मैसिव केसेस बने, कहीं पर NAB के, कहीं पर FIA के, कहीं GITs बनी, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए, उनके वो जब अदालतों में केसेस चले हैं, हाई कोर्ट्स वगैरह में चले, तो उसमें सिर्फ टेक्निकलिटीज़ और प्रोसीजर्स के ऊपर बात हुई है, कभी सब्सटेंटिव डिस्कशंस नहीं हो सकी। आज 3.5-4 बरस गुजरने के बाद भी 2017-18 के बाद उन केसेस के ऊपर सब्सटेंटिव डिस्कशन नहीं हुई कि भाई हुआ क्या था, इल्ज़ाम है क्यों है ये इल्ज़ाम, किधर हैं पैसे जो खुर्द बुर्द हुए थे। तो ये पाकिस्तान के कानून की और यहाँ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीत है कि आप चीज़ों को टेक्निकलिटीज़ और प्रोसीजर्स में फंसाते हैं, टेक्निकलिटीज़ और प्रोसीजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव जो है वो शेप करते हैं। इस केस में भी इसी किस्म की जो है सिचुएशन है। एक्चुअल जो स्पिरिट होती है कानून की वो है मेंजरी, कि क्या आपका माइंड गिल्टी है, क्या आपकी इंटेंशन फ्रॉड करने की थी, क्या आपकी इंटेंशन नुकसान करने की थी, क्या आपकी इंटेंशन कानून, आइन, मुल्क, रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम करने की थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है इसके अंदर, जो असल इसकी हकीकत है। बहरहाल ये तो इसकी बेसिक चीज़ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, मैं देखता हूँ बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं इमरान खान के लिए और इमरान खान ही पाकिस्तान की होप है। मैं समझता हूँ ये एक गलत अप्रोच है। आप अपनी पूरी स्ट्रगल को, अपने जज्बे को, अपनी आइडियोलॉजी को आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और उसके नतीजे में बहुत डिप्रेस भी लोग फील करते हैं। आपकी स्ट्रगल, मेरी स्ट्रगल, पाकिस्तानी कौम की स्ट्रगल इमरान खान के लिए नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, हम समझते हैं, आप समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी बहुत सी कमज़ोरियों और फेलियर्स के बावजूद बाकी जितनी लीडरशिप हमारे सामने है उससे बेहतर, क्रेडिबल, इंटेग्रिटी की लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। हमें ये भी एहसास है कि उनकी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, डेफिसिट्स हैं, उन्होंने बहुत से ब्लंडर्स भी किए हैं, उस्मान बुज़दार, महमूद खान एंड सो ऑन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन हम ये जो बेसिक स्ट्रगल हमारी है
जो हमारी, वो पाकिस्तान के लिए है। ये एक ऐसा बदनसीब पॉलिटिकल ढांचा है जो इलीट ड्रिवन है। यहाँ की पूरी पावर के ऊपर 200-250 फैमिलीज का कंट्रोल है। यहाँ एक छोटी सी 0.1% इलीट है जिसके पास पाकिस्तान के 30-35% जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये जो वर्थ है फाइनेंशियल, वो उनकी